गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं का 7वें नंबर का चैप्टर जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि ये जैविक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। जैविक प्रक्रियाएं, सबसे पहले देखते हैं कि जैविक प्रक्रियाएं होती क्या है। जैविक प्रक्रियाएं, जिसमें से जैविक का अर्थ होता है जीव, प्रक्रियाएं इनका अर्थ होता है जीवों के अंदर चलने वाली जितनी भी समस्त क्रियाएं होती, जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। इन समस्त क्रियाओं को जो जीवों के अंदर चलती रहती है, जो उनको जीवित रहने के लिए अनिवार्य होती है, इन प्रक्रियाओं को जीवित या जैविक प्रक्रियाएं कहा जाता है। इनमें सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, वो है पोषण। पोषण, अब हम देखते हैं हमें पोषण कैसे मिलता है। पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है? हमें भोजन से या खाना खाने से हमको पोषण प्राप्त होता है या न्यूट्रिशन मिलता है। जो हम भोजन खाते हैं इसमें अनेक प्रकार के अवयव जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। जब इनका अपघटन होता है तो इनके अपघटन के फलस्वरूप ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और इससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। इसके अलावा हम अन्य पदार्थों के रूप में पानी, लवण और विटामिन को ग्रहण करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये पाचन क्या होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उनका हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। आइए अब हम देखते हैं ये पाचन क्या होता है। पाचन का मतलब होता है डाइजेशन। हमारे शरीर में भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का अपघटन किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर होता है, इसे कहा जाता है पाचन। अर्थात भोजन के बड़े अणुओं को छोटे और सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। और पाचन की क्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं इन्हें पाचन अंग कहा जाता है। ये पाचन अंग आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र, आइए अब हम इसमें पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहले होती है आहार नलिका, दूसरी होती है पाचक ग्रंथियाँ। आहार नली को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल एंड पाचक ग्रंथियों को बोला जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आइए सबसे पहले हम आहार नलिका के बारे में अध्ययन करते हैं। आहार नलिका, आहार नलिका जो होती है वो मुख से लेकर एनस तक या गुदाद्वार तक की एक लंबी नलिका पाई जाती है। इसे कहा जाता है आहार नलिका। ये देखिए, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये है मुख। मुख से लेकर ये एनस तक, ये यहाँ से मुख से होते हुए आई अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से होते हुए ये एनस। इस प्रकार की जो लंबी नलिका होती है, इस नलिका को कहा जाता है आहार नलिका। आहार नलिका के अंतर्गत देखिए सबसे पहले आता है हमारा मुख। मुख से भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख के बाद आता है मुख गुहा बक्कल कैविटी में। फिर भोजन आता है फेरिंग्स ग्रसनी में। फिर ओइसोफेगस ग्रास नली, उस ग्रास नली से होते हुए अमाशय में, अमाशय से होते हुए छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा भोजन आता है और एनस के थ्रू फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। आइए अब हम आहार नलिका के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है, देखिए, मुख। मुख तो हम सभी जानते हैं, हमारे दोनों होठों के बीच की संरचना जो हमारे नाक के नीचे पाई जाती है, दोनों होठों के बीच जो संरचना पाई जाती है उसे मुख कहा जाता है। मुख के माध्यम से भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अब भोजन मुख से जब अंदर डाला जाता है तो मुख
एक गुहा के रूप में खुलती है जिसे मुख गुहा या बक्कल कैविटी के नाम से जाना जाता है। ये मुख गुहा जो होती है इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। मुख गुहा के अंदर निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला होता है दांत, जीभ, लार ग्रंथियां और तालु। आइए हम इन सब के बारे में देखते हैं। दांत, मुख गुहा के अंदर मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। ये 32 दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रंध्रक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बक्कल कैविटी के अंदर टंग या जीभ पाई जाती है जिसमें बहुत सारी टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे हमें भोजन के स्वाद के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है। इस लार ग्रंथि से जो पदार्थ स्रावित होता है उसे लार कहा जाता है। ये लार, इस लार में इम्पॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन एंजाइम कहा जाता है, जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च को शुगर या ग्लूकोज के रूप में तोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा हमारी लार में अलाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करने के पश्चात वायु में उपस्थित या भोजन में उपस्थित बहुत से बैक्टीरिया या जीवाणु या कीटाणु हमारे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनको मारने का कार्य या नष्ट करने का कार्य इस लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से किया जाता है। अर्थात जैसे ही भोजन को मुख से ग्रहण किया जाता है तुरंत ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद अब हमारा भोजन मुख में दांत के माध्यम से चबाया जाता है, उसमें लार मिक्स होती है, उसके बाद भोजन को निगल लिया जाता है। भोजन को निगलने के पश्चात हमारा भोजन पहुंचता है ग्रसनी में। आइए देखते हैं ये ग्रसनी क्या होती है। ग्रसनी जो होती है 12 सेंटीमीटर की एक संरचना होती है जो वायु मार्ग के लिए और भोजन मार्ग दोनों के लिए संयुक्त संरचना के रूप में कार्य करती है। देखिए, ये है हमारी नासिका और ये है हमारा मुख। नासिका, नाक से जो वायु को ग्रहण किया जाता है उसे जाना है श्वसन मार्ग में, और मुख से जो भोजन को ग्रहण किया जाना है वो उसे जाना है भोजन मार्ग में। तो इस ग्रसनी में, ये होता है ग्रसनी वाला क्षेत्र, इस ग्रसनी के क्षेत्र में वायु मार्ग और भोजन मार्ग दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अर्थात अगर हम मुख से भोजन लें तो ये गलती से श्वास नलिका के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। अगर हमारी वायु, श्वास नली की वायु भोजन मार्ग में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भोजन मार्ग की कोई वस्तु या भोजन यदि हमारे श्वसन मार्ग में जाकर अटक जाए तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। इसीलिए यहाँ से जब भोजन को निगला जाता है तो इस स्थान पर, ये जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर एपिग्लॉटिस नाम का एक ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को निगलने के समय श्वसन मार्ग को बंद कर देता है। अर्थात यही ग्रसनी वह स्थान होता है जहाँ से वायु मार्ग और भोजन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब भोजन ग्रसनी से होता हुआ हमारी ग्रास नली या ओइसोफेगस में प्रवेश करता है। ये देखिए, ये आया मुख से भोजन, ये ग्रसनी में आया। अब ये है हमारी लंबी सी एक नलिका जिसे बोलते हैं, कहा जाता है ग्रास नली या ओइसोफेगस। आइए हम देखते हैं ओइसोफेगस क्या होता है। ओइसोफेगस 25 सेंटीमीटर की लंबी एक नलिका होती है। इस नलिका में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों को कहा जाता है श्लेष्मा ग्रंथियां। इस श्लेष्मा ग्रंथियों से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जिसे श्लेष्मा कहा जाता है। ये श्लेष्मा ओइसोफेगस या ग्रास नली की दीवार को नम और लसदार बनाता है ताकि भोजन आसानी से आमाशय में प्रवेश कर सके। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, उसे कहा जाता है क्रमानुकुंचन। अर्थात ओइसोफेगस या ग्रास नली में भोजन जब प्रवेश करता है तो उसमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है जिसके कारण भोजन आगे बढ़ता है।
इस प्रक्रिया को अर्थात संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया को संक्रमणानुकुंचन की गति कहा जाता है। यह गति ग्रास नली या ओइसोफेगस में पाई जाती है। इसके बाद अब हमारा भोजन ग्रास नली से होता हुआ हमारा भोजन अब अमाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह है हमारा अमाशय। अमाशय का मतलब होता है स्टमक, हमारा पेट। अमाशय या स्टमक यह एक जे के आकार की संरचना होती है। इस अमाशय के अंदर देखते हैं कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ये अमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों को कहा जाता है जठर ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से निकलने वाला रस, जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को जठर रस कहा जाता है। इस जठर रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें पाचक एंजाइम कहा जाता है। ये पाचक एंजाइम जो जठर रस में पाए जाते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो होता है, जो छोटे बच्चे, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, जो केवल दूध के सेवन पर निर्भर होते हैं, उस दूध के पाचन के लिए छोटे बच्चों में अत्यधिक मात्रा में रेनिन पाया जाता है। इस प्रकार जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। इसके अलावा इसमें से एक प्रकार का अम्ल स्रावित होता है, इसे कहा जाता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान जो होता है 2.5 होता है, अर्थात ये एक अत्यंत ही कम pH का एक अम्ल होता है। आप इसे तेजाब की कैटेगरी में ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर ये HCl अमाशय के अंदर कार्य क्या क्या करता है। ये अमाशय के अंदर HCl माध्यम को, देखिए सबसे पहला चूँकि ये एक अम्ल है तो जाहिर सी बात है जो भी हम भोजन लेंगे उसे अम्लीय बनाने का कार्य HCl के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा हमारे भोजन के साथ जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कीटाणु यदि प्रवेश कर जाते हैं तो उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। ये पेप्सिन और रेनिन ये दोनों एंजाइम जो होते हैं वो HCl की उपस्थिति में ही अर्थात निश्चित pH पर ही कार्य करते हैं। अतः पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भी HCl जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारे अमाशय के अंदर म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है। ये हमारा अमाशय है। अब देखिए इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे पेट की स्किन के संपर्क में आएगा तो हमारी पेट की स्किन जल सकती है। इसीलिए HCl यहाँ पे पाया जाने वाले HCl को हमारे स्किन के संपर्क से या कांटेक्ट से बचाने के लिए इसके चारों तरफ म्यूकस मतलब होता है एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ या श्लेष्मानुमा पदार्थ। यह हमारे अमाशय की जो भित्ति होती है इसके चारों तरफ जमा हो जाता है और हमारे HCl को हमारी स्टमक की स्किन से टच नहीं होने देता है। ये होता है अमाशय। इस प्रकार से अमाशय में प्रोटीन का पाचन किया जाता है। इसके बाद अब हमारा भोजन अमाशय के बाद प्रवेश करता है छोटी आंत में। ये है, यहाँ तक ख़त्म हो गया अमाशय। अब यहाँ से ये जो पार्ट दिख रहा है सी शेप का, इसे कहा जाता है छोटी आंत। आइए अब हम देखते हैं कि छोटी आंत क्या होती है। ये छोटी आंत यहाँ से लेकर के ये पूरी जो संरचना दिख रही है उसे छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत के दो भाग पाए जाते हैं। पहला होता है ड्यूडिनम और दूसरा होता है इलियम। ड्यूडिनम और इलियम। अब आइए देखते हैं ड्यूडिनम क्या होता है। छोटी आंत वास्तव में 6.5 मीटर लंबाई की एक सक्रिय नलिका होती है। इसमें पहले भाग ड्यूडिनम जो होता है वो यू या सी के आकार का, ये है
ये देखिए, ये जो दिख रहा है पार्ट, ये यू या सी के आकार का एक चौड़ा भाग होता है। इस भाग में संयुक्त पित्त वाहिनी आकर के जुड़ती है। ये देखिए, ये है हमारा ड्यूोडेनम। यहाँ से एक नलिका आ रही है और एक यहाँ से नलिका आ रही है, ये दोनों आकर के ड्यूोडेनम में प्रवेश करती है। इस नलिका को कहा जाता है संयुक्त पित्त वाहिनी अर्थात कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करती है, ये देखिए आप ये बाहर में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है लीवर या यकृत, और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है अग्नाशय या पेंक्रियाज। तो लीवर में राइट लोब और लेफ्ट लोब, मतलब ये दो भागों से मिलकर बना होता है, राइट और लेफ्ट। इन दोनों से जो रस स्रावित होता है, लीवर से जो रस निकलता है उसे कहा जाता है पित्त रस। ये यहाँ से पित्त रस आता है और पित्त रस यहाँ पे जो पित्ताशय दिखाई दे रहा है यहाँ पे आकर के इकट्ठा होकर जमा रहता है। यह जो नलिका होती है वो आगे जाकर अग्नाशयी नलिका से आकर के जुड़ जाती है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है अग्नाशय। इस अग्नाशय से स्रावित होने वाले रस को कहा जाता है अग्नाशयी रस। इस प्रकार हमारे ड्यूोडेनम में लीवर से पित्त रस लाने वाली या यकृत से पित्त रस लाने वाली नलिका और अग्नाशय से अग्नाशयी रस लाने वाली नलिका दोनों संयुक्त होकर ड्यूोडेनम में खुलती है। इसे संयुक्त पित्त वाहिनी कहा जाता है। अगर आप पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है लीवर या यकृत। इस लीवर से स्रावित होने वाले रस को पित्त रस कहा जाता है। लीवर या यकृत से स्रावित होने वाले रस को पित्त रस कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बाइल जूस कहा जाता है। इस पित्त रस में पित्त लवण पाए जाते हैं। ये पित्त के लवण वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती है या जो वसा के बड़े कण होते हैं उसे वसा के छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करते हैं। वसा के बड़े कणों को वसा के छोटे कणों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया। यह क्रिया लीवर के माध्यम से की जाती है। उसके बाद अग्नाशय से जो रस स्रावित होता है उसे अग्नाशयी रस कहा जाता है। यह अग्नाशयी रस क्षारीय होता है। जैसे हमने देखा था कि अमाशय से जो HCl निकल रहा था उसके कारण माध्यम अम्लीय हो गया था, लेकिन अब ये जो भोजन जब ड्यूोडेनम में अर्थात छोटी आंत में पहुंचता है तो वहाँ से आने वाला अग्नाशयी रस जो कि क्षारीय होता है वो अब भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। इस अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। इस अग्नाशयी रस में एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा इस अग्नाशय से कुछ हार्मोन्स का भी स्रावण किया जाता है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, तीसरा होता है लाइपेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है और अमीनो अम्ल बनाता है। लाइपेज जो होता है वह वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। अग्नाशय से निकलने वाले 2 हार्मोन होते हैं। पहला होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का हमारे शरीर में जितने भी ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है वो इसी पेंक्रियाज के इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये हार्मोन के माध्यम से नियंत्रित होती है। ध्यान दीजिएगा, ये एंजाइम है, ये हार्मोन है। एंजाइम अलग चीज़ होती है, हार्मोन अलग चीज़ होते हैं। अब हमारा भोजन ये होती सी के आकार की संरचना ड्यूोडेनम। अब यहाँ से भोजन जब आगे बढ़ता है तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, जो छोटी आंत का ही भाग होता है, इसे कहा जाता है इलियम। इलियम क्या होता है कि
छोटी आंत का जो पिछला भाग होता है उसे इलियम कहा जाता है। इस इलियम में अब देखिए, जितना भी पाचन वाला कार्य था वो डिओडिनम तक खत्म हो जाता है। अब अगला जो कार्य होता है, जो बचा हुआ जो हमारा पदार्थ होता है पाचन के बाद, उसमें से जो अतिरिक्त जो हमारे यूजफुल पदार्थ होते हैं, अब उसका आगे सिर्फ अवशोषण का कार्य किया जाता है। तो इस अवशोषण को करने के लिए इलियम की सतह पर इस प्रकार उंगली के समान प्रवर्ध या संरचनाएं पाई जाती। देख रहे हैं, ये इस प्रकार से मुड़ी हुई संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं को कहा जाता है विलाई या सूक्ष्मांकुर। ये संरचनाएं इलियम या छोटी आंत को, उसकी अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करती है। देखिए, मान लो कि एक ये लंबी रस्सी है और एक ऐसी रस्सी, तो ऐसे से पूछा जाए इसमें दोनों में से किस रस्सी की लंबाई ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको खोलेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। इसीलिए अवशोषण सतह को बढ़ाने के लिए इलियम में उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इसे विलाई या सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। इसके बाद अब भोजन आगे छोटी आंत के बाद अब यहाँ से होता हुआ पहुँचता है ये बड़ी आंत में। आइए हम देखते हैं बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत जो होती है वो 1.5 मीटर लंबाई की एक नलिका होती है। देखिए यहाँ पे देखिए, छोटी आंत में लिखा है 6.5 मीटर, बड़ी आंत में, जबकि बड़ी आंत में लिखा है 1.5 मीटर। बड़ी आंत को तो बड़ी होना चाहिए और छोटी आंत को छोटी होना चाहिए, नहीं, बट ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है, इसीलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। लेकिन जो छोटी आंत होती है उसका व्यास छोटा होता है, कम होता है, इसीलिए उसे छोटी आंत कहा जाता है। बाकी लंबाई में बड़ी आंत की लंबाई कम और छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। तो बड़ी आंत, इसके 3 भाग होते हैं, सिकम, कोलन और रेक्टम। तो अब भोजन हमारा छोटी आंत के बाद सबसे पहले पहुंचता है सिकम वाले क्षेत्र में। सिकम, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे सिकम कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का भाग कहलाता है कोलन। सिकम के बाद हमारा भोजन पहुंचता है कोलम में। सिकम और कोलन, इन दोनों में ही जल का अवशोषण किया जाता है। इसके बाद भोजन रेक्टम में। अब अनपचा भोजन, जल के अवशोषण होने के पश्चात अब सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही हमारी बड़ी आंत में बचा हुआ होता है। ये वेस्ट मटेरियल जा करके अस्थायी रूप से, ये देखिए, ये वाला पार्ट होता है रेक्टम, यहाँ पे जा करके इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के पश्चात उसे एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे ध्यान रखिएगा। पहला, HCl के कार्य, क्या क्या होते हैं HCl के कार्य? अग्नाशयी रस से निकलने वाले एंजाइम के नाम और कार्य, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, और चौथा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।